Yes, sir. तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को। सर चैप्टर 2 नहीं पढ़ा सकते सर, चैप्टर 1 तो हो चुका है, तो अभी एग्जाम में चैप्टर 2 आने वाला है हम लोग का। 1 नहीं आएगा? एक मिनट बेटा, चैप्टर 1 नहीं आएगा? चैप्टर 1 आएगा कि नहीं आएगा? सर आ रहा है। पढ़ा चुके हैं सर एक आ बार। रहा है, कोई बात नहीं, आज भी पढ़ाएंगे, कल भी पढ़ाएंगे, लगातार 3-4 दिन पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। सर पहले आप हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा देते हैं। मैं आपका दोनों चैप्टर 5 दिन में खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट 5 डेज में। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए सर, स्टार्ट कीजिए, आज का रिकॉर्डिंग जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो मैंने पहली क्लास में आप लोग को पढ़ाया था उस समय ज्यादा बच्चे थे नहीं, तो जिस टेक्निक से मैं पढ़ाता हूँ उस टेक्निक से नहीं पढ़ाया था। आज मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये आपको पहली क्लास में जितना बोरिंग लगा था आज नहीं लगेगा, क्योंकि आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जो आपके पेपर्स में आएगा, वो सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स पे। अब बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है हिस्ट्री, बिजनेस की हिस्ट्री या ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी उसके बारे में, और दूसरा उसका पार्ट है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब रही हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री में इतना ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते नहीं। ठीक है, जो बनते हैं वो मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पहले चैप्टर के उठते हैं, चाहे आप हाफ ईयरली में ले लो, चाहे एनुअल में ले लो, कभी भी ले लो। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो है पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पे आते हैं। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है कि बिजनेस का काम करने का और उसका रवैया क्या चीज है और कैसे करता है। अब मैं बोलूं कि बिजनेस एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज है। बिजनेस को हमने ह्यूमन एक्टिविटीज में डाला हुआ। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या चीज है? ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा पार्ट है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? मैं आप लोग से पूछूं तो आप लोग क्या जवाब देंगे? हेलो, कोई है? Sir, it consists of sale or exchange of goods and services. इकोनॉमिक एक्टिविटी। Yes, sir. और कुछ? समय आए। और कोई जवाब दे पाएगा? सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आदि बोलो बोलो बोलो। Sir, by which we can earn our livelihood. जी हाँ, मेन रीजन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है? इट इज द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म टू अर्न लिविंग। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी लिविंग के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी लिविंग के ऊपर डिपेंड करती है, जहां पे आपके पास पैसा आ रहा हो। जब तक पैसा नहीं आएगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जवाब दो। द एक्टिविटी वी डू आउट ऑफ लव, सिंपैथी। ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसको, चाहे चैरिटी में बोल दो, चाहे लव एंड अफेक्शन में बोल दो, चाहे सिंपैथी में बोल दो, चाहे केयरिंग के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बोल दो। मतलब ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कब करते हैं? जब हमें कोई लव होगा या सिंपैथी होगी या कोई अफेक्शन होगा या केयर होगा, तब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। राइट, यही है ना? अब एक चीज याद रखना, ये जो आपका पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपका मेजर एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपका ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आपका मेन कोर चैप्टर इसी पार्ट पे है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा सा डीप चल के, डीप में जाएंगे। अब बिजनेस क्या होता है? अभी आपको सर पढ़ा रहे थे, बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या बिजनेस क्या होता है? An occupation which includes sales and production of goods and services in order to earn profit. ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? बिजनेस, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is concerned with providing goods and services. एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोवाइड करती है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, किसको? सोसाइटी को। किसको? सोसाइटी को। ठीक है, विद द एम, किस लिए? विद एन एम, with an aim of earning profit. ये डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गई? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज concerned with providing goods and services to the society with the aim of earning profit. ठीक है, मतलब बिजनेस की मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड कराते। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? सब लोग सो गए क्या? No, sir. लग तो ऐसा ही रहा है, No, कुछ sir. जवाब ही नहीं देता है। जवाब दिया करो बेटा वर्तिका, आप लोग जवाब दिया करो, कंटिन्यू बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी खासियत क्या क्या है। एक तरीके से बिजनेस की सबसे, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है वही उसकी खासियत है, मैक्सिमम खासियत वही है। सबसे पहली क्या है उसकी खासियत? सबसे पहली खासियत है उसकी कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बिजनेस क्या है? सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी इसकी खासियत आती है आपकी बिजनेस की प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे एग्जांपल ले लो मोबाइल का। मोबाइल को, अब जैसे एमआई है, एमआई मोबाइल को बनाती है।
ठीक है, वो प्रोड्यूस करती है। अब इंडिया में एमआई का एक थर्ड पार्टी चैनल है जो हुआ करता था पहले, जब तक वो चाइना से बना के बेचती थी, जब एमआई इंडिया नहीं था तब वो क्या करती थी, यहाँ पे उसका थर्ड पार्टी चैनल था, तो वो क्या करता था, उसको प्रोक्योर करता था। अब प्रोक्योर करके वो फिर अपने होलसेलर्स को, फिर रिटेलर्स को बेचते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल बता दिया मैंने, एक कंपनी है प्रोडक्शन कर रही है, दूसरी उसकी प्रोक्योर कर रही है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा इसका पॉइंट, वो है आपका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये 101% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। आपने आज मोबाइल खरीद लिया और उसको 1 साल चला के फिर बेचा, तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होगा। वही चीज आप खरीद के तुरंत बेचते हो तो वो बिजनेस में काउंट होगा। तो इसके ऊपर एक केस स्टडी बनती है रेगुलर बेसिस पे। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा कि मिस्टर सुनील या सुनीता कोई भी है, वो अपने घर में कॉस्मेटिक का सामान या फिर कोई रेगुलर बेसिस पे आपकी जो परचूने का सामान है, जो आपका डेली घर में यूज होने वाला सामान है, वो खरीदता है, कुछ अपने पास रखता है और कुछ बेच देता है, कुछ अपने घर के लिए रखता है और कुछ बेच देता है। तो उसमें कंडीशन लगा दी है कि कुछ रख रहा है, कुछ बेच रहा है। अब उसमें केस स्टडी में पूछ सकता है क्या ये बिजनेस है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है। तो ये पॉइंट आपका 4th पॉइंट आपको वहां पे शो करके बताना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में और बिजनेस में 4th पॉइंट डील करता है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये आपको उस पॉइंट को इनहेंस करके एम्फसाइज करता है और कहता है कि हाँ ये बिजनेस मॉडल है। समझ में आ गया ये 4th पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर केस स्टडी बनेगी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और 5th पॉइंट आ जाता है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, 5th पॉइंट आपका क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब कि जितनी रिस्क है उतना प्रॉफिट है, जितना कम रिस्क है उतना कम प्रॉफिट है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट से रिलेटेड है, जो बोलता है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एक कहावत है ना, रिस्क है तो इश्क है। ये वही पार्ट है कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 6 पॉइंट्स है। कौन कौन से? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चौथा डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस,
और पांचवा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, और छठा है आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो हेल्प करती है लिविंग को कमाने के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप सिंपैथी, लव, अफेक्शन और केयर के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्या बोरियत महसूस हो रही है क्या? बताओ। No, sir. लग तो ऐसा ही रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। सर आप पहले हिस्ट्री वाला पार्ट बता देंगे, कौन सा? जो पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बताए हैं। बेटा वो यस उसमें, सर। हाँ वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसको क्लियर कवर कर रहा हूँ, जिससे जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाए और जो नए लोग हैं उनके लिए फ्रेश स्टार्ट हो जाए। उस चैप्टर का मेन आपका एक तरीके से कंक्लूसिव पार्ट पता चल जाए, जिससे मैं आज जो आप लोग को पढ़ने के लिए बोलूं आपकी एनसीईआरटी बुक से, वो आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, उसको मैं कल करा दूंगा आपका। कल ये चैप्टर, फिर अगर हिस्ट्री वाला पार्ट शुरू करूंगा ना तो आपको बहुत बोरिंग लगने लगेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पहले आपको मेन जो इसका क्रिस्प है, जो इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कवर करूँ पहले। मेरा कोशिश ये है। अगर आप लोग को पहले वो पढ़ना है तो वो बता दो फिर। सर एक्चुअली ना वो वाला पार्ट पढ़ चुके हैं और 5 ही दिन बाद हम लोग का पेपर है, पहला बिजनेस का, ये इसलिए बोल रहे थे। तो मैं बोल तो रहा हूँ कल आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन भी कल आपका खत्म हो जाएगा। आज मैं आपका ये बिजनेस, प्रोफेशन और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, इस चैप्टर को भी खत्म कर दूंगा एक पार्ट। कल वाले पार्ट में आपका हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, तो आपका एक चैप्टर आपका आज और कल में खत्म हो जाएगा। आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप किताब से बस पढ़ोगे, आपको रीडिंग करके ही वो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। बस उसको उस हिसाब से करते जाना। एक चीज और ध्यान रखना, बिजनेस जो चैप्टर है ना, ये तुम लोग को लगेगा कि बहुत लेंथी है, या फिर इसको पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ज्यादा लिखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, नो डाउट, गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इस तरह का आप उसको रिप्रेजेंट करोगे सामने वाले को दिखाने के लिए, तो आपके लिए इतना फायदेमंद रहेगा कि जो आपके टीचर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा, बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट पता है। आप जो आंसर लिखोगे साथ में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दोगे, तो टीचर आपको आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जरूरी ना हो कि वो आपके आंसर भी पढ़ेगा। ये होता है, और सीबीएसई में आपके 12th क्लास में ये पैटर्न बहुत ज्यादा काम आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो आप जब भी कोशिश करो, जितना ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आने के आपके चांसेस रहेंगे। मतलब जो बोलते हैं ना बिजनेस में 100 आउट ऑफ 100 कैसे आता है, या 98, 99 कैसे आते हैं, वो सारे लोग आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते ही हैं। हर एक आंसर में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। कुछ होते हैं आंसर जिसमें आप नहीं दे पाओगे, लेकिन मैक्सिमम में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब बिजनेस की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट क्या है। सबसे पहले अगर पूछा जाए
बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट का कारण क्या है, तो ये कैसे एस्टेब्लिश होता है, कोई बताएगा? बिजनेस एस्टेब्लिश कैसे होता है? वर्तिका नहीं पढ़े हो अभी? कहाँ गए सब लोग? वर्तिका नहीं बन रहा है किसी से? सुहानी थोड़ा भी नहीं पढ़ी हुई है? सर क्या चीज? सर नींद आ रही थी। सर फिर से क्या बोल पूछ रहे थे? दीजिए। एक बार रिपीट करिए ना, क्या पूछ रहे थे? अब नींद में तभी तो इतनी देर से पूछ रहा था, यही तो मैं बता रहा था, इतना इम्पोर्टेंट चीज। तो कितनी देर पहले सो गए थे, कहाँ लास्ट में थे? अरे नहीं सर, सर नींद सर, थोड़ा मम्मी बुला ली। सर बताइए ना, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था बिजनेस का मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ये आपका। सर एंटरप्रेन्योर का डिसीजन। हाँ, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन, मतलब जब तक एंटरप्रेन्योर डिसीजन नहीं लेगा तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, यही है। Yes. तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? एंटरप्रेन्योर का पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फॉलोड बाय अदर लीगल एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि लीगल एक्टिविटीज हो, लीगल एक्टिविटीज तब हो सकती है जब ऐसा कोई बिजनेस चल रहा हो जिसमें जरूरत हो। तो मतलब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ऑन डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर विच मे बी फॉलोड बाय अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, मतलब अगर नेसेसरी होगा तो ही आपका जरूरत पड़ेगी लीगल एक्टिविटीज की। अब प्रोफेशन के लिए क्या है? प्रोफेशन के लिए मेन क्या के है? लिए मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी ऑफ अ हाँ। प्रोफेशन। मतलब आपको मेंबर होना चाहिए ऑफ पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। अब प्रोफेशन का काम जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं वो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब प्रोफेशनल, अब वैसे सर्विस देने वाले 50 मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल सर्विस देगा वो सर्विस आपको प्रोफेशनल के अलावा और कोई नहीं दे सकता विदाउट एंटरिंग इनटू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो प्रोफेशनल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? प्रोफेशनल मस्ट बी हैविंग अ मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट फॉर द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है। अब जैसे सीए की बॉडी कौन सी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए? ICAI। ठीक है। लॉयर के लिए? लॉयर के लिए मालूम है किसी को लॉयर के लिए? नो सर। नाम सुना नहीं है? जॉनी एलएलबी देखी है किसी ने? यस सर देखिए। तो उसमें अक्षय, वो सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार को सस्पेंड कर देती है एक बॉडी, कौन सस्पेंड करता है? बेटा पिक्चर्स भी कभी कभी बहुत कुछ सिखा जाती है, सीखने के ऊपर होता है।
सर डिसिप्लिन कमिटी। नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ सर, वही बार काउंसिल ऑफ डिसिप्लिन कमिटी। डिसिप्लिन कमेटी तो उसके अंदर का पार्ट है, डिसिप्लिन कमेटी उसके अंदर का पार्ट है। डिसिप्लिन कमेटी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी है, ठीक है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको आईसीआई के अंदर में डिसिप्लिन कमेटी है, वो आपके ऊपर डिसीजन लेगी। फिर सेम वैसी लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर डिसिप्लिन कमेटी है, डॉक्टर्स के लिए भी सेम यही है, ठीक है। अब हो जाता है तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का क्या है? सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट या फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसको हम LOA बोलते हैं। LOA, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क। अब ये हो गया बिजनेस को संभालने का, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन पे डिपेंड करेगा बिजनेस। प्रोफेशनल के लिए मेंबर होना चाहिए पर्टिकुलर बॉडी के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास लेटर ऑफ एग्रीमेंट हो या फिर सर्विस एग्रीमेंट हो, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या है आपका? नेचर ऑफ वर्क। अब नेचर ऑफ वर्क क्या है बिजनेस का? Production of goods and services. हाँ, प्रोडक्शन बोल सकते हो या प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। प्रोफेशनलिज्म का क्या होगा? Personalized expert services provide करना। हाँ, रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। और आपका एम्प्लॉयमेंट का क्या है? सर डूइंग वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, आप डूइंग वर्क बोल सकते हो या परफॉर्मिंग वर्क बोल सकते हो। परफॉर्म वर्क एज पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका LOA साइन आपने किया है, उस LOA में आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया रहता है कि आपको क्या काम करना है, उसके हिसाब से आपकी ड्यूटी असाइन होती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? Yes sir. अब तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तीसरा पॉइंट है आपका क्वालिफिकेशन। पहला आपका हो गया मोड ऑफ सर बिजनेस। नो क्वालिफिकेशन नेसेसरी। ठीक है, बिजनेस में नो क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन, प्रोफेशन में सर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस भी चाहिए और Expertise in the particular एक्सपर्टाइज, profession. ठीक है। एक्सपर्टाइज होना चाहिए, साथ में ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिक इन नेचर और स्पेसिफिक प्रोफेशन भी, ठीक है। एक्सपर्टाइज नेचर के हिसाब से आपकी सर्विसेज जो आप दोगे उसकी फुल ट्रेनिंग एंड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में सर सेम ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। सेम तो बोलोगे लेकिन थोड़ा कम रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन की जरूरत है एज पर एम्प्लॉयर, ठीक है। क्वालिफिकेशन की जरूरत है किसके हिसाब से? एम्प्लॉयर के हिसाब से। एम्प्लॉयर को जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपके लिए वो इसमें डलेगी, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं? यस सर। Yes sir.
मुझे सिर्फ 2 लोग की आवाज आ रही है, और लोग कहाँ चले गए? और है कि सो गए सब? सर यही है। कौन कौन है और कौन कौन जा चुका है? दो लोग के अलावा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मैं भी। अच्छा हो, यस सर। जग रहे हो है? यस सर, जग रहा। अच्छा 3 हो गए। और 3 लोग के अलावा और कोई बचा है? सर मैं भी हूँ। अच्छा Yes, तुम भी sir. हो? अच्छा 5 हो गए। और 5 ही लोग हैं? चलो कोई बात नहीं, 5 ही लोग पढ़ो फिर, और लोग नहीं है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं। अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया इसमें? मोड पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, क्वालिफिकेशन पढ़ लिया। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कह रहा है? रिवॉर्ड। बिजनेस में रिवॉर्ड क्या है? So profit सर earning. प्रॉफिट, प्रॉफिट। प्रोफेशन में फी, प्रोफेशनल फी। अब इसमें भी अगर तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, अभी तो तुम लोग को सिर्फ फीस बोला तुमने, अब जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे, इसमें अकाउंट्स में पढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा फीस कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी? प्रोफेशनल फीस। ठीक है, और अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? Salary. सैलरी और वेजेस। सैलरी और वेजेस। ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पर। ये क्लियर हो गया फोर्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बताओ। Capital is capital- required in the business as per the size बिजनेस में of the बिजनेस, business. हाँ मतलब एसेंशियल है और डिपेंड करेगा बिजनेस के नेचर पे। यही है ना? एसेंशियल है, यस सर। बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब कोई छोटी सी दुकान खोल रहा है तो उसको अगर 1 लाख की जरूरत है तो वो 1 लाख रुपए लगाएगा। और कोई शॉपिंग मॉल में दुकान खोल रहा है तो उसमें 1 लाख की जगह 10 लाख रुपए खर्च होंगे। राइट, यही सिस्टम है ना? जितनी जरूरत उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट। अब प्रोफेशनल में सर लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। लिमिटेड। लिमिटेड कहाँ तक? उसका अपना ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस को बनाने का खर्चा, ऑफिस में इक्विपमेंट्स लगाने का खर्चा, मतलब प्रोफेशनल के लिए लिमिटेड है। जो एक्सपेंसेस है वो एक लिमिटेड रहेंगी। और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। हाँ, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट आपका क्या कहता है? रिस्क। बिजनेस में रिस्क कितना है? बहुत ज़्यादा। It's uncertain. हाई एंड अनसर्टेन। हाई रिस्क के साथ अनसर्टेन। प्रोफेशनल में लिमिटेड रिस्क। हाँ, उसको बोल सकते हैं लिमिटेड। और एम्प्लॉयमेंट में Sir, I think no risk because it is regular. अगर रेगुलर बेसिस पे है तो नो रिस्क। अगर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे है तो नो रिस्क। अब जैसे अभी जैसे कोविड में लॉकडाउन लगा था
तो हाई रिस्क इसका भी था, हाई रिस्क इसका भी था, हाई रिस्क उसका भी था। तो मतलब अगर रेगुलर बेसिस पे चल रहा है तो कोई रिस्क नहीं है, अगर इरेगुलर हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो रिस्क का फैक्टर चेंज हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको 6 पॉइंट का? Yes, sir. अब आ जाते हैं 7th पॉइंट। 7th पॉइंट कहता है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। 7th पॉइंट क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि क्या आप अपना जो आपका बिजनेस है, क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हो, अपने इनहेरिटेंस कर सकते हो क्या? मतलब बिजनेस को आगे हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के लिए? Yes, sir. मतलब पॉसिबल इन नेचर है ना? Yes, sir. Yes, sir. और प्रोफेशन को Sir, not possible. नॉट पॉसिबल। Sir, employment may be not possible. राइट, जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तब तक। ठीक है, अब आ जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। 8 पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट लगता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है पहले ये बताओ। Rules and regulation. रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट लगता है? No, sir. लगता है, लेकिन बहुत कम, उसके चांसेस। जब आप आगे पढ़ोगे, बिजनेस लार्ज स्केल पे हो जाएगा तब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, मतलब नो। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट Sir, professional code of conduct is followed. एज पर प्रोफेशनल बॉडी, जिस प्रोफेशनल बॉडी का बंदा है उस पे उसके कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे, एज पर Professional body. प्रोफेशनल बॉडी। और एम्प्लॉयमेंट में Yes, sir. Sir, as per the employer. राइट, यहाँ पे लगेगा एज पर एम्प्लॉयर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब देना मेरे को। अ डॉक्टर गिविंग अ सर्विस इन एन हॉस्पिटल, ये प्रोफेशन है कि एम्प्लॉयमेंट है? Sir, professional है. Employment है कैसे? क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में Sir, employment. क्लिनिक नहीं है। आंसर बताओ, क्यों प्रोफेशनल है? जो प्रोफेशनल बोल रहा है वो प्रोफेशनल क्यों बोल रहा है, इसका आंसर दो। जवाब दो। जो कह रहा है कि डॉक्टर गिविंग हिज सर्विसेज इन अ हॉस्पिटल, जो इसको प्रोफेशन बोल रहा है वो प्रोफेशन का मुझे कंडीशन बताए, क्या कंडीशन है सर कि ये सर प्रोफेशन क्योंकि है? उसके लिए प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। चलो, और कोई? और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? सर, अगर डॉक्टर अगर खुद का क्लिनिक खोलता है तो उसको फीस मिलती है, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल में रहता है तो उसको सैलरी मिलती है उस चीज की। तो ये प्रोफेशन है कि एम्प्लॉयमेंट है? सर, डिपेंड करता है ना, अगर उसका खुद का है तो फीस, नहीं मैंने तो तो बोला, मैंने क्वेश्चन पूछा, अ डॉक्टर गिविंग हिज सर्विसेज इन एन हॉस्पिटल। सर तब वो एम्प्लॉयमेंट हुआ। गुड, यही है केस स्टडी। और केस स्टडी में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि तुमसे यही रीजन पूछा जाएगा तो तुमने रीजन दे दिया कि सामने वाले को सैलरी मिलेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं बैठता, उसमें बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं अलग अलग सर्विसेज देने वाले।
ठीक है। और अगर मैं बोलता डॉक्टर गिविंग हिज सर्विसेज इन अ क्लिनिक, तब आप क्या बोलते हैं? Then it is a Professional. profession. तब वो प्रोफेशन होता है। समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था? Yes, sir. ठीक है। अगर डॉक्टर पे ही आ रहा हूं, एक क्वेश्चन और, ठीक है। डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सन इन लॉ इन अ हॉस्पिटल, व्हाट इज इट? A doctor treating his son-in-law, what is it? Sir, I think economic activity. रीजन देना पड़ेगा ना। सर अगर हॉस्पिटल खुद का नहीं हुआ तो उसको तो फीस तो देनी पड़ेगी ना। बेटा हॉस्पिटल उसका खुद का क्यों होगा? तो सर तब तो इकोनॉमिक हुआ, अगर खुद के क्लिनिक में अगर ट्रीट कर रहा होता तब तो वो नॉन इकोनॉमिक होता ना। राइट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अ टीचर टीचिंग हिज सन और अ डॉटर इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। a teacher teaching his son or daughter in a coaching institute, सर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर अगर घर पे पढ़ा रहा होता तब नॉन इकोनॉमिक होता, फ्री में। ठीक है। और साथ में एक इसमें सवाल भी पूछ लिया कि इट्स अ एम्प्लॉयमेंट और अ प्रोफेशन। सर प्रोफेशन। राइट। तो अब ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन कैसे उठते हैं। यस सर। आपके केस स्टडी के क्वेश्चन ऐसे ही उठेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अभी तक हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के कितने पार्ट हैं? कितने पार्ट हैं? बोलो। 2 पार्ट है, कौन कौन से? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक के कोई पार्ट नहीं, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजनेस के 2 पार्ट हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अभी मैं तुम लोग को बस पार्ट बताते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको आगे फिर वो करेंगे। अब इंडस्ट्री के कौन कौन से पार्ट है? सर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कॉमर्स के? सर ट्रेड एंड auxiliaries to trade. ट्रेड के हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? Aids. एड, ठीक है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसमें कुछ पार्ट होंगे किसी के? यस सर।
किसके? सब प्राइमरी और सेकेंडरी के। प्राइमरी के क्या पार्ट होंगे? Extractive Sir- industry and जेनेटिक। genetic. मतलब प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, ठीक है। सेकेंडरी में सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सर कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है। सब मैन्युफैक्चरिंग के भी 4 पार्ट्स होते हैं। रुको, आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन है, सुहानी सर को Manufacturing. पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, अभी तक तुम लोग का मैं बता रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद मैं बताऊंगा मैंने कैसे इनको याद किया था, ये कहानी कैसे याद करी थी, ठीक है। सेकेंडरी का हो गया एक कंस्ट्रक्शन, दूसरा हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 4. चार Processing, part में। analyzing, assembling, synthetic. देखो, अब मैंने इसको याद करने के लिए क्या बनाया था कि PAAS, पास। P का मतलब प्रोसेसिंग, A का मतलब असेंबली, दूसरे A का मतलब एनालिटिकल और S का मतलब सिंथेटिकल। यही होता है, यस सर। यही है ना 4 पार्ट। ये मैंने मतलब हमने पढ़ा था उस समय, तो हमको इस तरीके से याद कराया गया था कि बेटा इंडस्ट्री में 2 पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और प्राइमरी ईजी होता है, प्राइमरी ईजी होता है। अब इजी तो बोल सकते हैं, तो इजी नहीं है वो, ई और जी होता है। ई का हो गया आपका एक्सट्रैक्शन और जी का मतलब हो गया जेनेटिक। वही सेकेंडरी के 2 पार्ट होते हैं, सी एंड एम, ठीक है। सी का हो गया आपका कंस्ट्रक्शन एंड एम का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट होते हैं जिसको हम पार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? पार्ट के नाम से। अब आ जाते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में 2 पार्ट होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी। ट्रेड के कितने पार्ट है? सर 2 पार्ट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक हो गया आपका इंटरनल, दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल। और ऑक्सिलरीज के 5. 5। बिटवा, ये हमने रखा था इसका नाम बिटवा, ऑक्सिलरीज का। अब बिटवा कैसे रखा वो भी बता देते हैं। E for Banking, insurance, transportation, warehousing, I for advertising. insurance, T for transportation, W for warehousing और A for, A कैसे आ गया? A तो कुछ है ही नहीं ना। सर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग दोनों चीज आ जाएगा। ये समझ में आ गया इसको? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर तुमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से उसका पार्ट उठा के डाल देना। समझ में आ गया? क्लियर है ये पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था? यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे INC पे। किस पे बात करेंगे? सर एक हाँ। डाउट था सर, वो जो बताओ। पास बताए ना, पास, तो सर उसकी जो भी टर्म्स है एक बार उसकी मीनिंग बता दीजिए ना। मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये तो मैंने अभी बस उसका वो बताया था तुम लोग को, मैं वहीं पे आ रहा हूँ तुम लोग के। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं बी, बिजनेस। बिजनेस के 2 पार्ट किए, एक हो गया आपका इंडस्ट्री, दूसरा हो गया आपका कॉमर्स। ठीक है, हम पहले बात करेंगे इंडस्ट्री की। ठीक है, इंडस्ट्री को हमने
मेन काम क्या है इंडस्ट्री का? प्रोडक्शन करना। क्या करना? प्रोडक्शन करना। ठीक है। अब इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगर मैं तुमसे पूछूं, अभी मैंने जो तुम लोग को पढ़ाया था, ये आम आदमी के हिसाब से पूछूं, क्या टर्सरी और ऑक्सिलरी में कुछ डिफरेंस है? कॉमर्स के अंदर में जो ऑक्सिलरी थी और इंडस्ट्री के अंदर में जो टर्सरी है, क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? नो सर, सर ज्यादा तो नहीं है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, वो अब आगे अपने आप तुम समझ जाओगे जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मेन मोटिव क्या होता है? प्रोडक्शन करना। क्या? प्रोडक्शन करना। अब आ जाते हैं पहले से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी को हमने, प्राइमरी का मेन मोटिव क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से कंज्यूम करना। मैं बोलूं To extract resources from natural sources. हाँ, एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम Natural sources. नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी का मेन मोटिव यही होता है। सही है। Yes sir. सेकेंडरी का मोटिव क्या होता है? जो प्रोडक्ट्स प्राइमरी पे हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। कन्वर्जन ऑफ रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। यही है। सेकेंडरी का काम क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। अब टर्सरी का काम क्या है? to provide Sir, services जो to भी- the successive ये बोल सकते हैं क्या? Yes sir. सर वो मतलब? हेल्प करता है ना मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो भी सेकेंडरी में गुड्स वगैरह तैयार होते हैं तो सपोर्ट ही मतलब करते एक हैं। तरीके से सपोर्ट सर्विस है, राइट? सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है, राइट? यही है। यस ठीक सर। है। हाँ, अब आ जाते हैं प्राइमरी में इजी है। प्राइमरी इजी है। ई एंड जी। ई का मतलब हो गया आपका एक्सट्रैक्शन और जी का मतलब हो गया आपका जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्शन के अंदर में क्या आएगा? एक्सट्रैक्शन में क्या आएगा? raw materials, natural resources. रॉ मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट? यही आएगा। और जेनेटिक पे क्या आएगा? इसमें breeding of animals और reproduction. ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर फर्दर रिप्रोडक्शन। मतलब ब्रीडिंग एंड रेजिंग दोनों आएगा ना, सिर्फ ब्रीडिंग थोड़ी ना होगा। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हो गया तुम्हारा शीप, हनी बी, हैन, सब पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्म। ठीक है, तो ये सब आपके जेनेटिक में आ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। यहां से आगे बढ़े। यस सर। चलो, प्राइमरी हमने पूरा कर दिया।
अब प्राइमरी के बाद आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी को हमने बोला सीएम पास है। क्या है सेकेंडरी में? सीएम पास हो गया। सेकेंडरी के अंदर आ गया सीएम पास हो गया। सही है, याद रहेगा, सीएम पास हो गया। यस ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? आपका रोड, डैम, बिल्डिंग्स बिल्डिंग, जो भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाएगा। और एम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है? एक ही चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, किसकी? गुड्स की। यही है। यही है ना? हेलो, सो गए क्या? ओ सर, बोरिंग लगने लगा क्या? सर बोरिंग नहीं है सर, रात हो गई, नींद ओ आ रहा। सर, नींद आ रही है? तो एक काम करते हैं, ये पास का कंप्लीट करते हैं, फिर आपका सेशन आज का खत्म करेंगे। इसको फिर हम कल इसको पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? ओके सर, ओके सर। बाय सुहानी। कौन है यार? क्या हो गया? सुहानी को जल्दी है ना। अरे यार नींद आ रहा है इसलिए बोले। अब तुम लोग 2-3 बजे तक जागते हो तो हम क्या कर सकते हैं। चलो इसको पूरा कर लो पहले, ठीक है? फिर उसके एक बाद मिनट यहीं सर, पे एक खत्म। मिनट, एक मिनट सर। अद्रिजा हाँ। आपको समझ आया बेटा? अद्रिजा आपको समझ आया बेटा? यस सर, पूरा समझ आया ना सर का बेटा? यस सर, लिख भी लिया। हाँ हाँ, नहीं बाकी नोट्स भी सर भेजेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, आप लोग कैसे नींद आ रहा है? हम 12 बजे रात तक पढ़ाए हैं आप लोग को। देखो आज कम से कम अनंतम एकदम पूरा एकदम तंदुरुस्त होके बैठा है। शुभम भी है जबकि बैठा है। कैसे सर नींद आ रहा एक है सुहानी आंसर नहीं आपको? दिया है सर, एक आंसर नहीं दिए, दोनों कब से मुंह शांत करके बैठे हुए हैं। सुन तो रहे ना, सुनना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं तुम्हारा है। माइक, तुम्हारा ईयरफोन खराब है क्या? अच्छा अच्छा, चलिए सर ये टॉपिक कंप्लीट कर दीजिए ना, रिकॉर्डिंग रखेगा रहेगा, बाकी को बता देंगे। क्या ना ठीक है, अभी मैं बस, एग्जाम है इसीलिए हम डेली क्लास करा देंगे इन लोग को। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसको यहाँ तक बस कंप्लीट करके इनको कल के क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा इसका। ठीक है? ठीक। अब आ जाते हैं PAAS, पास। ठीक है, P का मतलब हो गया आपका प्रोसेसिंग। क्या हो गया? प्रोसेसिंग। पहले A का मतलब आप क्या डालोगे? असेंबलिंग। दूसरे A का मतलब हो गया एनालिटिकल। और S का मतलब हो गया आपका सिंथेटिकल। ठीक है? आपका सेकेंडरी के 2 पार्ट हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट हैं, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। ठीक है? अब प्रोसेसिंग का काम क्या है? ये प्रोसेस करता है रॉ मटेरियल को एक आपके सिंगल फिनिश गुड्स के लिए। जैसे शुगर किससे निकलती है? मतलब प्रोसेसिंग मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। अब जैसे चीनी की बात कर रहा हूँ, चीनी में सबसे पहले क्या है? गन्ना आएगा, गन्ने का पहले रस निकलेगा, रस से उसकी गंदगी निकाली जाएगी और केमिकल निकाले जाएंगे। उसके बाद उसको फिल्टर किया जाएगा, फिल्टर करने के बाद फिर उसको हीट करके क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन में लाया जाएगा,
और फिर उसके बाद उसको पॉलिश करके अलग अलग तरीके की शुगर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब इसमें चीनी बनाने में कितने प्रोसेस लगते हैं? कम से कम 5 या 6। तो ये क्या हो गया? प्रोसेसिंग, जहां पे नंबर ऑफ प्रोसेस यूज हो फिनिश गुड्स तैयार करने में। ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका असेंबलिंग। अब असेंबलिंग में क्या है? अब जैसे गाड़ी बन रही है, कार बन रही है, अब कार में टायर मैन्युफैक्चरिंग अलग कंपनी करती है, आपके दूसरे पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, और फाइनली असेंबल होता है। अब बहुत से माइन्यूट पार्ट ऐसे होते हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार मैन्युफैक्चर करते समय वो मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? इंजन मैन्युफैक्चर करेगी, आपकी चेसिस बॉडी मैन्युफैक्चर करेगी, बस। और बाकी सारा सामान वो एक दूसरी कंपनी से प्रोक्योर करती है। तो इसमें क्या है? वो एक तरह से असेंबलिंग हो गई। मतलब कोई भी व्हीकल हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गए, वो किस में आ जाते हैं? असेंबलिंग वाले इंडस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एनालिटिकल। अब एनालिटिकल क्या है? सर हाँ, सर असेंबलिंग फिर से थोड़ा पढ़ा दीजिए सर, मेरा नेट वो बंद हो गया था। अच्छा, असेंबलिंग क्या है? अब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ अपने सिस्टर कंसर्न या दूसरी कंपनियों को दे देते हैं कि आपको मैं स्पेसिफिकेशन दे रहा हूं, आप उसके हिसाब से मेरे लिए पार्ट तैयार कर दो। अब जैसे कार है, अब कार के रबर पार्ट हो गए, आपके उसके ट्यूब वगैरह हो गए, और उसके दूसरे जो प्रोडक्ट हो गए, तो वो खुद नहीं बनाती मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बनाती। वो क्या करती है? थर्ड पार्टी को दे देती है, अपना डायमेंशन दे देती है, वो लोग बना के कंपनी को वापस भेजते हैं। अब कंपनी क्या करती है? यहाँ पे असेंबलिंग करके उसको तैयार करके बस फिनिश गुड में तैयार कर देती है, असेंबल करके। अब असेंबलिंग में आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपकी जैसे व्हीकल इंडस्ट्री, लैपटॉप इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो असेंबल करके बेचती है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो यस सुन लो। सर, ठीक है। यस सर। अब आते हैं तीसरी इंडस्ट्री जो है आपकी एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या है? अब जैसे क्रूड ऑयल है, रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? एक तरीके से कीचड़ होता है। ठीक है। अब उसी क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकालना है, डीजल निकालना है, स्टार निकालना है, वैसलीन निकालना है, एरोप्लेन ऑयल मतलब व्हाइट पेट्रोल निकालना है। तो सब क्या हो रहा है? वो क्रूड ऑयल से निकल रहा है। एक रॉ मटेरियल से मैनी आपके बहुत सारे आपके फिनिश गुड्स निकल रहे हैं। तो इसको एनालिटिकल क्यों बोला जाता है? कि इसको एनालाइज किया गया है कि किस टेम्परेचर पे जाके कौन सा फिनिश गुड तैयार होगा। तो वो आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, समझ में आया? अब आ गए चौथी और लास्ट इंडस्ट्री जो है आपका सिंथेटिकल। अब सिंथेटिकल में क्या है? बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल, मतलब अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक फिनिश गुड तैयार हो। जैसे सीमेंट, जैसे पेंट, मतलब सीमेंट बनाने में 5-6 रॉ मटेरियल लगते हैं, उन 5-6 रॉ मटेरियल को यूज करके सिंगल फिनिश गुड बनता है। तो वो क्या होगा? सिंथेटिकल। अब तुम लोग बोल सकते हो या क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सीमेंट को आपने सिंथेटिकल में क्यों रखा है, आपने उसको प्रोसेसिंग में क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसमें भी तो प्रोसेस लग रहे हैं। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ये एनालिटिकल में क्यों नहीं डाला?
बोल सकते हैं? सुन रहे हो कि सो गए सब लोग? कोई है? Yes, sir. बोलो। हाँ बोला करो बेटा, हम कंटिन्यू हैं। बताओ मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या सीमेंट जो फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम प्रोसेसिंग या एनालिटिकल में डाल सकते हैं कि नहीं? सो गए क्या सब लोग? शुभम बोलो बेटा, भले गलत बोलो लेकिन बोला करो। यस सर। क्या यस सर? मैंने पूछा क्या, उसका तो जवाब दो। सर नहीं बनता। नहीं समझ में आया? चलो नहीं एक सर। काम करना, चलो वो छोड़ो, मैं अब तुम लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया है इस टॉपिक को मैं कल फिर से लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसको लेना पड़ेगा मेरे को। जितना मैंने अभी पढ़ाया है आप लोग को, एनसीईआरटी की किताब निकाल के उतने पोर्शन को, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब, कोई दूसरा पब्लिकेशन नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब निकाल के जो जो पोर्शन मैंने पढ़ा दिए हैं उन पोर्शन को एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन उठने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं उठे तो ये समझ लेना कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट जानबूझ के छोड़े हैं जो आप क्वेश्चन के रूप में पूछो मुझसे, ठीक है? ये मुझे कल पता चल जाएगा। समझ में आ गया? सब लोग बोलना हाँ समझ में आ गया कि मैंने क्या पूछा है। शुभम, यस सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? एनसीईआरटी की बुक उठा के जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को एक बार बस पढ़ लेना, और उसमें जो जो पॉइंट मैंने छोड़े हैं अगर वो आपको समझ में आ गए हैं तो ठीक है, वरना कल मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना उनमें से, ठीक है? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। अभिजीत सर? हाँ सर, आज की क्लास रख दीजिए। ठीक है, अब आप इनको बता दीजिए क्या करना है, ठीक है? ठीक ठीक है सर, कल भी 9 बजे क्लास रहेगा। ओके। ओके सर।